हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा रघुवंशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल टॉपिक पर। एज मेरे मैसेज बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस हैं सिर्फ हेयर फॉल टॉपिक से रिलेटेड। बहुत सारे लोग बस शॉर्टकट जानना चाहते हैं कि दी हमें ना डाइट का ध्यान रखना पड़े ना कुछ और सोचना पड़े कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ तामझाम नहीं चाहिए। बस आप हमें बता दो कि कौन सा शैम्पू हम यूज़ कर लें या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर लें या आप कोई ट्रीटमेंट बता दो जिससे हमारा हेयर फॉल ठीक हो जाए। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। आपके बहुत सारे हेयर फॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। उस नॉलेज के साथ फिर आप मेरे पास आते हैं तो इफ़ आई विल हैव एनी सॉल्यूशन तो मैं ज़रूर आपको दूंगी। और एल्स आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, सैलून जाना चाहिए, या घर पर ही अपनी हेल्थ का ध्यान या सर्टेन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे हेयर फॉल ठीक हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस तरफ वीडियो में आगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपके हिसाब से हेयर फॉल क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से हेयर फॉल और आपके हिसाब से हेयर फॉल में डिफरेंस है, या जो सच में हेयर फॉल होता है उसमें और जो आप सोचते हैं उसमें डिफरेंस है। तो बाल का बीच से टूट जाना इज नॉट हेयर फॉल, इसको हेयर ब्रेकेज बोलते हैं, जो बहुत सारे अलग रीजंस की वजह से होता है। किसी के एक सर्टेन एरिया पे, किसी एक जगह से बहुत सारे हेयर गिर जाएं और वहां पे पैच टाइप का दिखने लगे, खाली जगह दिखने लगे, तो वो बहुत टाइप के बाल्डनेस होती है, उसकी वो अलग चीज़ है। वो हेयर फॉल नहीं होता है, वो नॉर्मल हेयर फॉल नहीं होता है, वो एक बीमारी की तरह हो जाता है या एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज कराना पड़ता है, हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हम जिस रियल हेयर फॉल की बात करने वाले हैं उसमें भी एक होता है नॉर्मल हेयर फॉल जिसके होने से कोई दिक्कत नहीं है और वो होना चाहिए और सबका होता है, ठीक है। एक होता है एबनॉर्मल हेयर फॉल। तो जो एबनॉर्मल हेयर फॉल है हम उसके बारे में जान पाएंगे। यदि हमें पता हो कि नॉर्मल क्या है तो एबनॉर्मल क्या है हमें खुद ही समझ आ जाएगा। तो हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाते हैं और टेक्निकल बात करते हैं कि हेयर ग्रोथ किस तरीके से होती है और हेयर साइकिल कैसे होता है। बाल के उगने से लेके बाल के झड़ने तक क्या लाइफ साइकिल होता है। हेयर का लाइफ साइकिल हमने ऑक्सीजन साइकिल सुना था, किसी जानवर का लाइफ साइकिल सुना था हमारा, लेकिन हेयर का लाइफ साइकिल तो हाँ, हेयर का भी लाइफ साइकिल होता है। वो किस तरीके से वर्क करता है, उसकी क्या उम्र होती है, कब वो चला जाता है, इस तरह की कुछ चीज आपको समझ आएगी जब मैं थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ जाऊंगी और आपको टेक्निकल बताऊंगी। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा लॉजिक। आप लोग ज्यादा डीप में मत जाइए, मैं भी नहीं जाऊंगी, बस यहाँ पर एक डायग्राम शो कर दूंगी जिसके थ्रू आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारा ये स्कैल्प है, जो स्किन है ना, ये हमारी जो खोपड़ी को कवर किए हुए है, ये स्कैल्प है। ये आप पुराने वीडियोस जो लोग नहीं देखे हैं उनको बता दूं, ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है इसे हेयर शाफ्ट बोलते हैं। और इसी बाल का जो हिस्सा अंदर है, ठीक है, उस हिस्से को हम रूट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अंदर इस बाल के अंदर का हिस्सा है वो रूट है और वो एक बॉक्स के अंदर होता है। आप ये समझ लीजिए हर बाल जो है वो एक बॉक्स के अंदर होता है। उस बॉक्स को बोलते हैं हेयर फॉलिकल। ये एरो दिख रहा है आपको, तो ये रहा हेयर फॉलिकल, ठीक है। हमारा हेयर का जो रूट है वो हेयर फॉलिकल से कवर होता है और जो हेयर फॉलिकल है उसके नीचे एक बल्ब होता है। कई बार हमारा हेयर बाहर निकलता है तो उसके साथ एक बल्ब भी बाहर निकल के आता है, पिक में देख लीजिए। तो इस तरीके का एक हेयर बल्ब निकल के आता है। इस हेयर बल्ब के अंदर ही जो हमारे बाल के बनने के लिए जो सेल्स चाहिए वो सेल्स बनती हैं और वही हमारे बाल को बनाती हैं। और हमारा बाल धीरे 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 पुश होते होते वो सेल्स पुश हो के बाहर आती है और बाहर हमें ये दिखाई देता है। ये पौधों की तरह नहीं होता कि एंड वाले पार्ट से ऐसे बढ़ता है, हमारा बाल यहाँ से ही ग्रो होता है सेल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारा जो हेयर बल्ब है वो सेल्स कैसे बनाता है, तो हमारी स्किन लेयर के अंदर ही एक डर्मल पैपिला होता है जहां से हेयर बल्ब को, वो डर्मल पैपिला और हेयर बल्ब एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। हेयर बल्ब को डर्मल पैपिला से ब्लड सप्लाई मिलती है जिससे ही हमारे बालों को नरिशमेंट और सब कुछ मिलता है और सेल्स बनती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि ब्लड की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनली ब्लड के थ्रू ही हेयर की सेल्स बन रही हैं। दूसरी चीज आपको ये समझ में आ गई होगी कि ब्लड का जो फ्लो है, हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो होना अच्छा बहुत जरूरी है। इट मीन्स हमें वर्कआउट वगैरह पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ तक अच्छे से सप्लाई पहुंच सके। और ब्लड की क्वालिटी हमारे डाइट से, हमारे मेंटल हेल्थ से, सबसे आती है। तो ये सब चीजें भी हमें अच्छी रखनी चाहिए, हमारे हेयर की क्वालिटी अपने आप अच्छी हो जाती है।
ठीक है। तो इसके बाद अब हम हेयर साइकिल की बात कर लेते हैं। ये हो गई कि हेयर कैसे बनता है, ये इसलिए बताया ताकि आपको हेयर के साइकिल के बारे में समझने में आसानी हो जाए। मुझे पता है मैं थोड़ा ज्यादा वर्ड्स यूज कर रही हूँ, बट जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को भी मेरी बात समझ आ जाए, इस वजह से मैं इस तरीके से समझा रही हूँ थोड़ा डिटेल में, ताकि ईजी पड़े। तो इसके साथ ही अब हम चलते हैं हेयर साइकिल की तरफ। तो गाइज, हेयर का जो लाइफ साइकिल है वो 3 फेजेस में चलता है, एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टैलोजन फेज। ये 3 साइकिल का मतलब ये है कि हमारे हर बाल जो है वो अलग अलग फेज में है, अभी अलग अलग पड़ाव कह सकते हो। जैसे इंसान जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में होता है ना, टीन एज हो गया, अडल्ट एज हो गया, ओल्ड एज हो गया, ऐसे ही हमारा जो बाल है वो एनाजन, कैटाजन और टैलोजन फेज में होता है। अलग अलग फेज में इसका बिहेवियर अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो हमारे जो स्कैल्प के 50 से 70% जो बाल है, सारे लोग अलग अलग रेशियो बताएंगे। कुछ लोग बोलेंगे 90% जो बाल है वो एनाजन फेज में होते हैं। मैंने जो पढ़ा है वो 50 से 70% है, पर आप ये तो मान लीजिए कि 60-70% के करीब तो हाँ बाल आपके एनाजन फेज में होते हैं। अब एनाजन फेज क्या होता है, तो आपका जो बाल है वो रूट से निकला और अपनी फुल लंबाई तक गया। तो आपका जो बाल जब तक बढ़ रहा है गिरने से पहले, तो जितना बढ़ जाता है वो बाल कहलाता है कि अभी इसका एनाजन फेज चल रहा है, इसीलिए इसकी ग्रोथ होती जा रही है। एक टाइम के बाद आपके बाल की ग्रोथ रुक जाएगी, किसी की शोल्डर लेंथ पे रुक जाएगी, किसी की बैक तक चले जाएंगे हेयर्स, किसी के मिड लेंथ हो जाएंगे, डिफरेंट लेंथ पर जाके आपका हेयर रुक जाएगा। तो कहते हैं कि वहां पर जाके आपका एनाजन फेज जो है वो रुक गया है, इसलिए आपके बाल उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो बाल की जिंदगी का अगला पड़ाव है वो शुरू हो जाता है, या कह सकते हो कि नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एनाजन फेज पर ही काम करते हैं और एनाजन फेज को बढ़ा देते हैं वो, ताकि ये जो पड़ाव है वो लंबे समय तक चले और आपका बाल और ज्यादा लंबा हो सके। कई बार आपने सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं कि अरे इतना टाइम हो गया, मेरे हेयर तो इतने हुए, तेरे भी उस टाइम पर ही इतनी लेंथ थी लेकिन तेरे तो ज्यादा हो गए। तो ये चीजें बहुत हद तक जीन्स पर भी डिपेंड करती हैं। जो एनाजन फेज होता है उसे ग्रोथ फेज भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें हेयर कंटिन्यू ग्रो कर रहा होता है। जिसका एनाजन फेज जितने ज्यादा ईयर तक चलता है उसके बाल उतने ज्यादा लंबाई तक पहुंच जाते हैं, ऐसा माना जाता है। थर्मल पैपिला होता है और जो हेयर का बल्ब होता है वो दोनों आपस में अटैच होते हैं इस फेज में, बट नेक्स्ट फेज में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए जो बाल का बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कैटाजन फेज की। तो कैटाजन फेज जो होता है उसे रेस्टिंग फेज बोला जाता है। इस फेज में आपका जो बाल है वो आराम कर रहा होता है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ऐसा इसलिए होता है कि जो डर्मल पैपिला है और जो हेयर बल्ब है वो दोनों आपस में दूर हो जाते हैं, आपस में अटैच नहीं रहते हैं। और अटैच नहीं रहेंगे तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो डर्मल पैपिला से मिल रही थी हेयर बल्ब को। तो बिना ब्लड सप्लाई के हेयर सेल्स डेवलप नहीं होंगे और हेयर ग्रो नहीं करेगा। तो ये जो फेज है वो 2 से 3 हफ्ते के लिए चलता है। आपका पर्टिकुलर बाल, आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक सर्टेन बाल है, उसको लेकर ही आप चलिए तो आपको समझना आसान होगा कि वो बाल जो है वो रेस्टिंग फेज पे चला गया 2 से 3 हफ्ते के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो बाल हैं उसका टेलोजन फेज स्टार्ट हो जाएगा, और जो टेलोजन फेज है वो 100 दिन तक चलता है। इसे शेडिंग फेज भी बोला जाता है। इस फेज में आपके बाल गिरने चालू हो जाते हैं। 100 दिन के अंदर जितने भी बाल आपके जो कैटाजन फेज में थे वो टेलोजन फेज में आके 100 दिन के अंदर आपके हेयर जो है वो शेड हो जाते हैं, है ना। तो यदि दिन में, अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो कितने सारे हेयर फॉल हो जाएंगे, तो हाँ होते हैं, लेकिन यदि आपके 50 से 100, ऐसा मान लीजिए आप करीब 150 से 200 बाल ले लीजिए, यदि एक दिन में 150 से 200 भी हेयर फॉल हो रहे हैं आपके, तो इसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ये मान लीजिए कि उस हेयर की लाइफ एंड हो चुकी है एंड वो शेड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि इससे ज्यादा यदि पर डे हेयर फॉल होता है तो फिर वो नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल हेयर फॉल की कंडीशन में आता है। फिर आपको बहुत सारे फैक्ट्स वेरीफाई करने होते हैं कि अपने एंड से मिस्टेक हो रही है या फिर आपको डर्मेट के पास जाना चाहिए, आपका ब्लड चेकअप वगैरह किया जाता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलता है। जो हेयर आपका निकल गया है, जिसका टेलोजन फेज आया और जो बाल गिर गया है, उस बाल का उस फॉलिकल के अंदर फिर से बाल निकल सकता है। उस फॉलिकल के अंदर हेयर रूट आ जाता है, फिर से डर्मल पैपिला और जो हेयर बल्ब है वो फिर से अटैच हो जाते हैं और नया हेयर फॉर्म हो जाता है, नए हेयर की ग्रोथ हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप फॉलिकल को ही किसी वजह से डैमेज कर दें, या अपने आप आपका फॉलिकल डैमेज हो जाए, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाए जिसकी वजह से उस सर्टेन एरिया पर फिर हेयर ग्रो ही ना हो पाए, या जिन लोगों में बाल्डनेस होती है या पैचेस वगैरह आ जाते हैं अलग अलग टाइप के, तो उस पर्टिकुलर एरिया पर, उनके स्किन पर, स्कैल्प पर
हेयर फॉलिकल्स ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में फर्दर ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वो हमें लेने पड़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि एनाजन फेज़ में इतने सारे हेयर हैं या टेलोजन फेज़ में हमारे जो हेयर हैं वो गिर रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो हमारे सारे हेयर गिर जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके जो हर हेयर है, जैसे मान लीजिए कोई 10 हेयर है, उनका एनाजन फेज साथ में स्टार्ट हुआ है, साथ में वो ग्रो हुए हैं, फिर भी उस हर बाल की लंबाई अलग अलग होगी। उनका जो फॉलिकल है अपने हिसाब से उस बाल को ग्रो करेगा। जैसे अभी आप न्यूबॉर्न बेबीज को देख लीजिए, जैसे मैं अपनी बेटी को ही ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उसके अलग अलग एरियाज पे बाल की लेंथ अलग अलग है। कुछ हद तक तो ऐसा हुआ है कि 5-6 मंथ के बाद अब नए हेयर्स भी ग्रो हो रहे हैं, बच्चों के फॉलिकल्स भी नए नए डेवलप होते हैं, और हर फॉलिकल का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। उसके हिसाब से ही हर बाल जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइम लेके बाल को लंबा करता है। कोई स्लो स्पीड में करता है, कोई फास्ट स्पीड में करता है, तो उस हिसाब से चलता है। तो फुल लेंथ पर पहुंचने के बाद ही वो बाल गिरेगा। तो सारे बाल आपके नहीं गिर जाएंगे एक साथ, एंड 50 से 100 बाल दिन में गिरना नेचुरल है। अब आप मान लीजिए एक हफ्ते में हेयर वॉश कर रहे हैं, एक हफ्ते के हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके मान लीजिए 100 बाल गिरने थे एक बार में, लेकिन आपके 600-700 बाल गिर गए, तो आप तो घबरा जाएंगे कि इतने सारा हेयर फॉल हो रहा है। तो गाइज, आपका जो हेयर है वो कहीं रूट में अटका, ऊपर कहीं अटका हुआ रहता है स्किन की लेयर्स पर। वो अपनी एंड फेस पर तो होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो जैसे ही आप शैम्पू करते हैं या आप कॉम्ब करते हैं या बाल खोलते हैं, तो फिर अचानक से वो बाल को थोड़ा सा पुश मिल जाता है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और वो बाहर आ जाता है। तो आपको लगता है कि हेयर निकल गया, शायद शैम्पू की वजह से गिर रहा है, या 7 दिन के बाद हेयर वॉश किया है, 6 दिन के बाद हेयर वॉश किया है, तो फिर एक साथ इतने सारे बाल देख के आप घबरा जाते हैं। लेकिन आप पर डे के हिसाब से काउंट करके चलिए कि इतने हेयर निकलने थे, आपने शैम्पू नहीं किया या उस बाल को पुश नहीं कर पाए तो वो नहीं निकल पाया, तो अब वो एक साथ निकल रहा है। तो इस तरीके से क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि हेयर प्रोडक्ट या शैम्पू की वजह से बाल गिरने लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका हेयर बहुत डीपली लेयर्स में बनता है, वहां से बनना चालू होता है, तो वो इस तरीके से मतलब किसी प्रोडक्ट को यूज करने से नहीं टूट सकता, क्योंकि प्रोडक्ट अंदर तक जाता ही नहीं है। प्रोडक्ट का सिर्फ पर्पस होता है क्लीन करना। जैसे आपका फेस वॉश है, वो आपकी स्किन से तो कुछ नहीं निकालता है ना, ऑयल्स या गंदगी के अलावा, तो सेम काम शैम्पू का होता है। तो आप प्रोडक्ट को रीजन मत समझिए, आपको दूसरे फैक्ट्स वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है इस कंडीशन में। तो बहुत सारे लोगों को तो ये समझ आ गया होगा कि ये नॉर्मल है, और उस नॉर्मल हेयर फॉल को समझ के कि हाँ 50 से 100 या 100 से 150 हेयर तक जा रहे हैं पर डे, तो इट्स नॉर्मल। तो अब वो स्ट्रेस लेना बंद कर देंगे, और उनको जो एक्सेस हेयर फॉल स्ट्रेस की वजह से होने वाला है वो रुक जाएगा। बाकी जिन लोगों का नॉर्मल रेंज से हटके है, वो लोग अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट विटामिन या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, आयरन वगैरह, वो होना चाहिए। तो आप वो डाइट पे ध्यान दीजिए और चेक कीजिए कि आप डाइट पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं। वर्कआउट करिए, योगा होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिए, ताकि ब्लड सप्लाई अच्छे से बनी रहे। इसके अलावा कि यदि कोई केस है तो आप प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, और ब्लड चेकअप वगैरह वो करते हैं तो वो कराइए और सही से ट्रीटमेंट लीजिए। यदि कोई अदर कॉजेज हैं, हेयर ब्रेकेज हो रहा है आपका, उस कंडीशन में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शाफ्ट पे वर्क करते हैं। तो शाफ्ट की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम हैंडल करते हैं, बट यदि रूट से रिलेटेड कुछ है, ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कुछ है, तो मेडिकेटेड प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, वही आपको हेल्प कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था, एक्चुअली वो मिस हो गया था मेरे वीडियो में। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एनाजन फेज़ होता है वो बढ़ जाता है, और इसी वजह से उस टाइम पर हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता है और बाल भी बहुत लंबे हो जाते हैं 9 मंथ्स में। तो जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है, हम बेबी डिलीवर करते हैं, उसके बाद जो एनाजन फेज़ वाला हेयर है वो जल्दी से टेलोजन फेज़ में चला जाता है, शेडिंग फेज़ में चला जाता है, और अचानक से हमारा बहुत सारा हेयर फॉल होने लगता है, जो हमें एबनॉर्मल लगता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो हेयर जो रुका हुआ था वो अचानक से फॉल होने लगा है, इस वजह से ऐसा होता है। हेयर अचानक से डबल ट्रिपल गिरने लगते हैं और आपको लगता है कि आफ्टर डिलीवरी आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके हेयर फॉल हो रहा है, आप गंजे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बट ये कोई कमी की वजह से नहीं है। वो साइकिल में वो जो फेज होता है वो रुक गया था प्रेगनेंसी की वजह से, ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस।
तो अब वो फेज वापस से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। बट यदि मेनोपॉज वाले जो केस है उसमें भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है अचानक से, तो कुछ टाइम तक डाइट बैलेंस करिए, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। डाइट, वर्कआउट, मेडिटेशन ये सब करिए तो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग लेटेस्ट में बीमार हुए हों, किसी भी तरीके से फीवर आ गया हो या आप मेडिकेशन पे रहे हो, आपने दवाइयाँ ली हो, हेयर फॉल, एंटी हेयर फॉल शैम्पूज आ रहे हैं, तो क्या उनसे हेयर फॉल नहीं रुकता है? तो गाइज बताना चाहूँगी कि वो शैम्पूज जो हैं वो सिर्फ थोड़े माइल्ड फॉर्मूला होगा कि जिससे कि बहुत ज़्यादा झाग ना बनता हो, कम झाग वाले शैम्पू होते हैं। तो यदि किसी को जैसे हेयर का ब्रेकेज हो रहा है तो वो उस पर्पस के लिए है, बट उसमें एंटी हेयर फॉल मेंशन किया जाता है क्योंकि वो माइल्ड वर्जन का क्लेंजर है, ये समझ लीजिए आप। बहुत ज़्यादा झाग वाले हार्श शैम्पूज नहीं है, बाकी वो हेयर फॉल पे नहीं वर्क करते हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। और यदि ड्राई या ऑयली स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि उसके लिए आपको हेयर क्योर करना है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है ड्राई शैम्पूज का, ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ का, तो आप वो देख लीजिए, वो एक अलग केस है। बट एंटी हेयर फॉल शैम्पूज जो है, सिर्फ एंटी हेयर फॉल नाम से तो आप शैम्पू खरीदिए ही मत, क्योंकि वो पर्पस को रिजॉल्व नहीं करते हैं। शैम्पू का काम सिर्फ क्लीन करना, हेयर फॉल को नहीं ठीक कर सकता है, वो सिर्फ आउटर प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। एक क्वेश्चन है कि क्या ब्लो ड्रायर यूज करने से, बालों को हीट देने से बाल डैमेज हो जाते हैं या हेयर फॉल होता है? तो हेयर फॉल का तो नहीं पंगा है। आप स्कैल्प पर यदि डायरेक्ट हीट लगाएंगे ब्लो ड्राई करते टाइम, तो हाँ, फिर आपका फॉलिकल भी डैमेज हो सकता है लॉन्ग रन में, यदि आप डेली ये चीज़ करते हैं तो। बाकी यदि आप हीटिंग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे ब्रांड्स के यूज़ करिए। और दूसरी चीज़ कि डेली बेसिस पे यदि आप बाल ड्राई कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप एक ऐसा ड्राई खरीदें जिसमें हॉट सेटिंग, जो हॉट एयर की सेटिंग है और कोल्ड एयर की सेटिंग है, दोनों हो। तो ट्राई करिए कि कोल्ड एयर से आप अपने हेयर को ड्राई करें, और जो ड्राइंग का डायरेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए, एकदम बाल पे आपको ड्रायर नहीं चलाना होता है। तो सही तरीके से भी चीज़ों को यूज़ करने से डैमेज नहीं होता है। अब हम लोग यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, हमें कई बार वो लोग सही से भी चीज़ें बता रहे होते हैं, बट हमें टेक्निक उतना नहीं समझ आती है, तो हम बस रैंडमली टूल खरीद लेते हैं और इक्विपमेंट खरीद लेते हैं और यूज़ करना चालू कर देते हैं गलत तरीके से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और हमें लगता है कि उस इक्विपमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। एक क्वेश्चन आया है कि क्या टाइट पोनी बनाने से हेयर फॉल होता है? तो यदि आप कंटिन्यू हमेशा इस तरह से, मान लीजिए पोनी बना है, एक ही तरफ से हेयर पे खिंचाव लग रहा है, तो बार बार कंटिन्यू खिंचाव लगते रहने से वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया के फॉलिकल डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बाल्डनेस या हेयर फॉल की प्रॉब्लम उस सर्टेन एरिया पे हो सकती है, खिंचते रहने से। कुछ लोगों का एक और क्वेश्चन है, प्याज लगाते हैं लोग, प्याज का रस लगाते हैं, मेथी का पानी लगाते हैं, गार्लिक लगाते हैं, तो क्या इससे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है? तो गाइज ये मान लीजिए कि 1% एनर्जन फेज बढ़ेगा, ये समझ लीजिए, थोड़ा सा पुश हो जाता है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन पूरी तरह से आप सोचे कि आप अचीव कर सकते हैं लेंथ दूसरों की तरह या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। थोड़ा सा किया जा सकता है इस तरीके की होम रेमेडीज से हेयर लेंथ को पुश, वो भी सब पर असर करे ये ज़रूरी नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कंडीशनर लगाने से, हेयर क्रीम लगाने से, हेयर जेल लगाने से, हेयर वैक्सेस लगाने से, हेयर स्प्रे यूज़ करने से क्या हेयर फॉल होता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें बाहरी जगह पर है, और जो हमारा हेयर फॉल है वो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। बाहर कोई भी स्टाइलिंग करने से हेयर फॉल नहीं होता है। हाँ, डैंड्रफ वगैरह की दिक्कत आ सकती है यदि आप उन प्रोडक्ट्स को जो स्टाइलिंग के लिए बनाए गए हैं उनको स्कैल्प पर लगाते हैं। स्कैल्प पर आप सिर्फ शैम्पू लगा सकते हैं, उसके अलावा के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हेयर लेंथ, हेयर शाफ्ट पे लगाने के लिए हैं। उसको भी टाइम टू टाइम फिर आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप फेस का क्लीनिंग करते हैं ना मेकअप के बाद, वैसे ही आपको फिर हेयर की क्लीनिंग का अच्छे से ध्यान रखना होगा यदि आप कंटिन्यू बेसिस पे स्टाइलिंग करते हैं तो गाइज़ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन लाई हूँ उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। बाय बाय।